पीयूष जब रुद्र के कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि रुद्र तन्वी को देखे जा रहा था और तन्वी रुद्र को। ओह, कहाँ खो गया रुद्र? अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि माँ नीचे बुला रही है और अब यहाँ तन्वी के साथ नैन मटक्का कर रहा है। पीयूष ने रुद्र को हिलाते हुए कहा, अरे कुछ भी, वो तो तन्वी गिर रही थी तो मैं उसे बस सहारा दे रहा था। क्या कहा? मैं गिर रही थी या तुमने मुझे धक्का मारा? और वैसे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे सहारा देने की। जिसे तुम्हें सहारा देना है वो नीचे मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ पता है मुझे, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो। ज्ञान तो देना ही पड़ेगा ना, तुम इतने बड़े बेवकूफ जो ठहरे। क्या कहा तुमने? बेवकूफ? अब बेवकूफ को बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तभी रुद्र की माँ की सीढ़ियों के नीचे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा, और कितनी देर लगेगी तुझे? बस माँ आ रहा हूँ। रुद्र पीयूष का हाथ पकड़ता है और कहता है, चल नीचे, यहाँ को ज्यादा ही समझदार लोग खड़े हैं। जब रुद्र नीचे जाता है तो देखता है कि नीचे उसकी माँ, चाची, चाचा और स्वाति सब एक साथ खड़े थे। रुद्र के आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र की माँ रुद्र के पास जाती है और अपनी आंखों में से काजल निकालकर रुद्र के गले के दाईं साइड पर लगा देती है और कहती है, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। नहीं लगेगी दीदी, हमारा रुद्र खूब छान दिख रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं रुद्र को मेरी नजर ना लग जाए। इतना कहकर आयशा हंसने लगती है और 3 बार जमीन पर थूकती है। थू थू थू। आयशा को यूं अचानक थूकता देख रुद्र पूछता है, ये आप क्या कर रही हैं चाची? कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे, इसलिए थूक रही हूँ बेटा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ऐसा करने से परिवार के सदस्य को परिवार वालों की नजर नहीं लगती है। आप बीना चाची मेरी कितनी फिक्र करती हैं। अरे कैसे नहीं करूं, तू भी तो मेरा बेटा ही है ना। बचपन से जितना तू दीदी के पास नहीं रहा उससे कहीं ज्यादा मेरे पास रहा है। और भूल गया, बचपन में तेरी कंघी और तेरे बालों पर तेल मैं ही ला कर देती थी। याद है चाची, मैं थोड़ी आपको भूल सकता हूँ। रुद्र अपनी चाची से बातें ही कर रहा था कि तभी वहां पर तन्वी, अर्जुन, समीर और अनन्या सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं। अनन्या रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखती हुई कहती है, आज तो हीरो लग रहा है तू। वो तो मैं हूँ ही, रुद्र ने कहा। अरे कोई मुझे भी देख लो, मैं भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ, पीयूष ने कहा। हाँ सही कहा, एकदम हाथी दिख रहा है, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। क्या कहा तुमने? समीर के हाथ में कैमरा था, वो कहता है, चलो अब जल्दी से सबकी एक ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मुझे तो फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, आपको आज मेरी बहुत सारी फोटो खींचनी पड़ेंगी, स्वाति ने कहा। हाँ हाँ खींच दूंगा गुड़िया, समीर ने कहा। सब लोग एक साथ खड़े होने लगते हैं और जाने अनजाने में तन्वी रुद्र के बगल में खड़ी हो जाती है। जब समीर फोटो खींच रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि वो रुद्र के जस्ट बगल में खड़ी है। वो रुद्र के बगल से हटने लगती है। तभी समीर कहता है, क्या कर रही हो तन्वी, हिला क्यों रही हो? मुझे फोटो खींचना है, वीडियो नहीं बनाना तुम्हारा। सभी लोग एक साथ स्माइल करते हैं और समीर उनकी फोटो खींच देता है। 2 मिनट ऐसे ही रहना सब, समीर ने कहा। क्या हुआ समीर अब? अनन्या ने कहा। अरे पागल, मुझे भी तो फोटो में आने दे, एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं अपने मोबाइल से। समीर अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। बस बेटा हो गया, वरना यदि यहीं पर फोटो खींचते रहोगे तो रुद्र की शादी की फोटो कब खींचोगे? रुद्र की माँ ने कहा। जी आंटी जी हो गया बस। आयशा रुद्र की माँ को शादी का सेहरा देते हुए कहती है, लो दीदी इसे पहना दीजिए रुद्र को, वक्त निकलता जा रहा है। रुद्र की माँ वो सेहरा अपने हाथ में लेती है और रुद्र को पहना देती है। अब बाहर चलें, सारे मेहमान और पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, संतोष ने कहा। हाँ चलते हैं, रुद्र ने कहा और वो वहां से जाने लगता है। तभी आयशा कहती है, अरे रुक रुद्र बेटा। क्या हुआ चाची? दूल्हा ऐसे मंडप में नहीं जाता है, फिर कैसे जाता है? रस्म के मुताबिक दूल्हे को अपनी माँ के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़कर मंडप तक जाना रहता है। ऐसा क्यों चाची? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तो तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, और आज तो तुम अपनी जिंदगी के नए पड़ाव में कदम रखने जा रहे हो, तो माँ का साथ तो होना ही चाहिए ना। और हमारे इसमें यही रीति रिवाज बरसों से चला आ रहा है। अच्छा, रुद्र ने कहा। रस्म के मुताबिक रुद्र अपनी माँ के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ता है और अपनी माँ के साथ गार्डन में लगे मंडप के पास जाने लगता है। उन्हीं के पीछे पीछे बाकी सब लोग जाने लगते हैं। मंडप के बीच में हवन कुंड बना था और उसी के पास पंडित जी बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। वर को बैठाइए, पंडित जी कहते हैं। रुद्र मंडप के अंदर जाकर बैठ जाता है। रुद्र के सभी दोस्त लोग मंडप के सामने लाइन से खड़े थे। बस सिर्फ समीर था जो उनके साथ नहीं था, वो रुद्र की फोटो खींचने में बिजी था। यार ये शादी में हमेशा 7 फेरे और 7 वादे ही क्यों होते हैं? 8 भी तो हो सकते हैं ना, और ये जीने मरने का वादा भी करते हैं, तो बस 7 जन्मों तक का ही क्यों करते हैं? अनन्या कहती है, क्योंकि 8वें जन्म में पति पत्नी को झेल नहीं पाता। वैसे उन्हें तो पहले ही जन्म में पता चल जाता है कि उनमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर बेचारे क्या करें, वादा कर लिए होते हैं ना 7 जन्मों तक निभाने का, तो 8वें जन्म में उन्हें मुक्ति मिल जाती है, पीयूष ने हंसते हुए कहा। तभी अर्जुन कहता है, ऐसा नहीं है मोटे, मैं बताता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में 64 कलाएं और 16 संस्कार जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गृहस्थ धर्म के बाद ही 16 संस्कारों को पूर्णता प्रदान होती है। वैदिक रीति के अनुसार आदर्श विवाह में परिजनों के सामने अग्नि को अपना साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए जाते हैं। प्रारंभ के 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है और बाद के 4 फेरों में दूल्हा आगे चलता है।
जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं होते तब तक विवाह पूरा नहीं होता। इन 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। 7 इसलिए क्योंकि वर्ष एवं महीनों के कालखंडों को 7 दिनांक के सप्ताह में विभाजित किया जाता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले 7 रंगों में प्रकट होते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के समय वो 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैवाहिक जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की सतरंगी छटा बिखेरती रहे, इस कामना से 7 फेरों और 7 वचनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और तुम्हें तो पता ही है, संगीत में 7 स्वर ही होते हैं। वधू को बुलाइए, पंडित जी कहते हैं। रुद्र की माँ आयशा को आंखों से इशारा करती है कि दुल्हन को वो लेकर आए। आयशा अपनी जेठानी का इशारा समझ जाती है और दुल्हन को लेने जाने लगती है। कुछ ही समय बाद आयशा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन को लेकर आती है। दुल्हन ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, जिस कारण किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आयशा ने अपने हाथ दुल्हन के कंधों पर रखे थे और उसके साथ साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। दुल्हन के पैरों की पायल की आवाज उतने शोर में भी अलग ही सुनाई दे रही थी, छम छम छम। दुल्हन को आता देख पीयूष तन्वी से बोलता है, देख तन्वी आ गई तेरी सौतन। तन्वी पीयूष को घूरने लगती है। क्या बोला मोटे तूने? अनन्या ने कहा। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी अर्जुन कहता है, तुम लोगों ने एक बात नोटिस की क्या? सबने एक साथ कहा। हिंदू रिवाज के अनुसार दुल्हन की माया लड़की के घर वाले उसे मंडप तक लाते हैं, लेकिन रुद्र की चाची उसे लेकर क्यों आई? वो तो लड़के वालों की तरफ से है ना। हो सकता है होने वाली दुल्हन रुद्र की चाची की रिश्तेदार हो। अनन्या ने कहा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो रुद्र ने उसका चेहरा जरूर देखा होता और उसकी फोटो भी हमें दिखाई होती उस दिन। यार बात में दम तो है तेरी, पीयूष ने कहा। दुल्हन रुद्र के बगल में जाकर बैठ जाती है। वर वधू को गठबंधन से बांधिए, पंडित जी ने कहा। रुद्र की चाची आगे बढ़ती हैं और रुद्र के गमछे को दुल्हन के पल्लू से 3 गांठ बांध देती हैं। वो देख समीर को कैसे हंस हंसकर सबकी फोटो खींच रहा है। उसकी नजर तो हट ही नहीं रही दुल्हन के ऊपर से। हाँ यार सही कहा, फोटोग्राफर होने का यही फायदा है, पीयूष ने कहा। बहुत बड़ा वाला ठगी है, कॉलेज की आदत अभी तक गई नहीं इसकी, अनन्या ने कहा। तभी अर्जुन तन्वी को घूरते हुए कहता है, ये क्या तन्वी, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों, क्या हुआ? तन्वी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या शादी के दिन या शुभ कामों के दिन काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, वरना अशुभ हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम अर्जुन? तन्वी ने कहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो काला रंग होता है रहस्य और गहराई का प्रतीक माना जाता है, ऐसी गहराई जिसका कोई सिरा नहीं होता है। तू ना रुद्र कुछ भी मत बोला कर, अनन्या ने कहा। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तंत्र शास्त्र की किताब में साफ साफ लिखा है, यदि काला जादू को सफल बनाना है तो काले कपड़े पहनना जरूरी है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने आज के दिन काले कपड़े इसलिए पहने ताकि यहाँ कुछ अशुभ हो, तन्वी ने गुस्से में बोला। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था तन्वी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम्हें आज के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं अर्जुन, मेरे काले कपड़े पहनने से यदि कुछ अशुभ होना होता तो अभी तक हो जाता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यदि मैं चाहूंगी तो रुद्र की दुल्हन भी अभी गायब हो जाए, और वो हो जाएगी। तन्वी ने जैसे ये शब्द बोले मंडप की लाइट धीरे धीरे बंद चालू होने लगती है। सब लोग कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? आयशा ने कहा। राम काका जरा देखना लाइट कैसे चली गई, संतोष ने कहा। जी छोटे मालिक अभी देखता हूँ, राम काका ने कहा। यार ये लाइट ऐसे अचानक कैसे चली गई, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, अनन्या ने कहा। तभी लाइट आ जाती है और सबको रुद्र की माँ की चीख सुनाई देती है। हे भगवान! रुद्र के सभी दोस्त मंडप के पास भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। और जब उन्होंने मंडप की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दुल्हन मंडप के अंदर नहीं थी, वो कहीं गायब हो जाती है। जिस गठबंधन से उसके आंचल को रुद्र के गमछे के साथ बांधा गया था वो खुला हुआ था। सभी मेहमान में हलचल मच जाती है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे दुल्हन कहाँ चली गई? दुल्हन कहाँ गायब हो गई अचानक? अरे दुल्हन कहाँ चली गई? मंडप में उपस्थित एक मेहमान ने हैरानी के साथ कहा। ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है दुल्हन? दूसरे मेहमान ने कहा। रुद्र अपनी जगह से उठता है और दुल्हन को ढूंढने लग जाता है। सभी लोग दुल्हन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन और समीर हवेली के अंदर दुल्हन को ढूंढने लगते हैं और बाकी सब गार्डन में ही दुल्हन को ढूंढ रहे थे। समीर मिली क्या? अर्जुन ने कहा। नहीं भाई नहीं मिली, अचानक लाइट जाती कहाँ गायब हो गई? लाइट जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था ना। हाँ यार पता नहीं, मुझे तो ये गाँव ही बहुत विचित्र लगता है। हाँ यार।
अरे दुल्हन कहाँ चली गई? मंडप में उपस्थित एक मेहमान ने हैरानी के साथ कहा। ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है दुल्हन? दूसरे मेहमान ने कहा। रुद्र अपनी जगह से उठता है और दुल्हन को ढूंढने लग जाता है। सभी लोग दुल्हन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन और समीर हवेली के अंदर दुल्हन को ढूंढने लगते हैं और बाकी सब गार्डन में ही दुल्हन को ढूंढ रहे थे। समीर मिली क्या? अर्जुन ने कहा। नहीं भाई नहीं मिली। अचानक लाइट जाती कहाँ गायब हो गई? लाइट जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था ना। हाँ यार पता नहीं, मुझे तो ये गाँव ही बहुत विचित्र लगता है। हाँ यार, बहुत देर ढूंढने के बाद भी दुल्हन किसी को कहीं नहीं मिलती है। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे अचानक बीच मंडप से दुल्हन कहाँ गायब हो सकती है। रुद्र की माँ और चाची मंडप के अंदर खड़े थे। तभी रुद्र की माँ अपना हाथ अपने सिर पर रखती है जैसे उसको चक्कर आ रहे हों। वो धीमी धीमी आवाज में रुद्र बोलते हुए बेहोश हो जाती है। अपनी जेठानी को बेहोश होते हुए देख आयशा की चीख निकल जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, दीदी। जब रुद्र देखता है तो उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई है। वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, उठो माँ, ये आपको क्या हो गया आपको? सभी लोग रुद्र की माँ को घेर लेते हैं जिससे गर्मी होने लगती है। समीर और अर्जुन सभी को वहां से हटाने लगते हैं और कहते हैं, आप लोग जरा साइड हो जाइए और हवा न दीजिए। कोई डॉक्टर को फोन करो, आयशा ने कहा। रुद्र के चाचा अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। हेलो, आस्था हॉस्पिटल, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को भेज दिए। रुद्र अपनी माँ को उठाता है और हवेली के अंदर ले जाता है। रुद्र की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और अभी तक बेहोश थी। घर के बाकी सब लोग भी उसी कमरे में थे। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे घर को, आयशा ने रोते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तन्वी ने कहा। सारे मेहमान पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कितनी बदनामी होगी अब हमारी पूरे समाज में। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब जल्दी सब ठीक कर देंगे, अर्जुन ने कहा। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा हुआ था और उनके माथे पर बार बार हाथ फेर रहा था। रुद्र के चाचा और राम काका सब मेहमानों के साथ मंडप में खड़े थे। रुद्र के चाचा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब मेहमानों से क्या बोलें, उनको क्या जवाब दें कि दुल्हन कहाँ गायब हो गई। बहुत सोचने के बाद अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो बोलते हैं, आप सभी यहाँ पधारे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कारणवश ये शादी नहीं हो सकती, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी सुबह से भूखे होंगे तो खाना खाकर अवश्य जाइएगा। इतना कहकर संतोष हवेली के अंदर जाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद राम काका एक डॉक्टर महिला को लेकर हवेली के अंदर आते हैं जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होगी, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा और थोड़ी सी हेल्दी। घर के सारे लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे, बस रुद्र और आयशा ही लता के रूम में बैठे थे। राम काका डॉक्टर को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। डॉक्टर को देखकर रुद्र अपनी जगह से उठ जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप आ गई। देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है, इतनी देर हो गई, उन्हें होश नहीं आया। देखिए मैं उनका चेकअप करती हूँ, जब तक आप दोनों प्लीज इस कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रुद्र और आयशा कमरे से बाहर चले जाते हैं और सबके साथ नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। रुद्र भागते हुए उनके पास जाता है और पूछता है, अब कैसी है मेरी माँ की तबीयत? देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उन्हें थोड़ी कमजोरी थी, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। अब उन्हें कुछ आराम करने की जरूरत है और हाँ मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, आप कल सुबह उसे ले आइएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर अपने बैग में से एक पेन और कागज निकालती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उस कागज में दवाइयों के नाम लिखने लगती है। जब से डॉक्टर नीचे आई थी अर्जुन उन्हीं को घूरे जा रहा था। ये लीजिए, मैंने 3 दिन की दवाइयां लिख दी है, डॉक्टर ने रुद्र को पर्चा देते हुए कहा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वहां से जाने लगती है, तभी अर्जुन उस डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, जी आपका नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर माधवी शर्मा है। माधवी शर्मा, अर्जुन ने नाम दोहराते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ आपको, मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या? डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका नाम बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जी माफ कीजिएगा, पर मैंने तो कहीं नहीं देखा। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, आप इंदौर से हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता? अपोलो हॉस्पिटल से? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने आपको वहीं देखा था शायद। फिर यहाँ बलमा टोला में कैसे? यहाँ पर हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, पास ही के गांव दास गांव में हम हर गांव में कैंप लगा रहे हैं। अच्छा, पर मैंने इससे पहले आपको कहीं देखा है, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। जी शुक्रिया आपका, अर्जुन ने कहा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है मेरा। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र अपनी माँ के पास बैठा हुआ था जो इस वक्त आराम कर रही थी और बाकी सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी तन्वी देखती है कि स्वाति अपने पेट को जोर से दबा रही थी, जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। क्या हुआ स्वाति बेटा? कुछ तो नहीं दीदी, घबराओ नहीं बेटा, बताओ। वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, यदि खाना नहीं खाओगी तो। चलो तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर देती हूँ। नहीं दीदी मुझे नहीं खाना।
देखो ऐसे मना नहीं करते, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही हो, इसलिए ना क्योंकि आंटी जी की तबीयत खराब है। पर यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे और अपनी तबीयत खराब कर लेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। तन्वी की बात सुनकर अनन्या ने कहा, तन्वी सही बोल रही है, हम सभी को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। हाँ तन्वी ठीक बोल रही है, संतोष ने कहा। सभी लोग खाना खाने साथ साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तन्वी और अनन्या सबके लिए खाना निकाल रही थी। जब तन्वी रसोई घर से खाना लेकर आई तो उसने देखा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रुद्र को छोड़कर वो वहां पर नहीं था। तन्वी रुद्र की चाची से पूछती है, रुद्र नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा, बचपन से वो ऐसा ही है, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता उसे। बचपन में जब वो 10 साल का था तो उसके पापा की अचानक मौत हो गई और उसी दिन उसके दादा को लकवा हो गया। इस सदमे से बहुत देर से उभर पाया था वो। अब उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे, इसलिए उनकी हर एक इच्छा पूरी करता है। हमारा रुद्र माँ का कहना कभी नहीं टालता। सही कहा आपने, जितना प्यार रुद्र अपनी माँ से करता है वो उतना प्यार किसी से नहीं कर सकता है, तन्वी ने कहा। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी तन्वी की नींद खुलती है और वो अनन्या को उठाती है। अनन्या उठो, क्या हुआ तन्वी, इतनी रात को क्यों उठा रही हो? एक काम करेगी इतनी रात को? हाँ प्लीज, ये काम तुम ही कर सकती हो। बोलो मेरे साथ नीचे चलो। अभी इतनी रात को? हाँ चलो ना। बात क्या है जरा ये तो बताओ पहले। तुम नीचे चलो, मैं सब बताती हूँ। अनन्या तन्वी के साथ रसोई घर में जाती है। तन्वी एक प्लेट में थोड़ा सा चावल, दाल और कुछ रोटियां निकाल देती है और अनन्या से कहती है, ये थाली मैंने रुद्र के लिए बनाई है, क्या तुम उसे ले जाकर दे दोगी? तुम क्यों नहीं दे देती? अनन्या, अगर मैं देने गई तो रुद्र को लगेगा कि मैं अभी उससे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसको ये लगे, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है और एक बार जो आईना टूट जाए उसमें दोबारा चेहरा नहीं दिखता, वो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा होता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें उस कांच के टुकड़े को जोड़ने की, वो हमें सिर्फ जख्मी देता है। तुम तो मुझे समझ सकती हो ना, कॉलेज में हॉस्टल में हमेशा एक तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया है। हाँ तन्वी, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें तो पता है ना, रुद्र की चाची भी उसे खाना देने के लिए गई थी पर उसने नहीं खाया। वो बहुत जिद्दी है, मेरे हाथों से भी नहीं खाएगा। वो खाएगा, बस तुम उससे इतना कहना, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले नहीं होते। क्या क्या ये सब क्या? कुछ मत करो, ये थाली लो और रुद्र को देकर आओ चुपचाप। जाओ जल्दी। अब अनन्या वो थाली उठाती है और रुद्र के पास जाने लगती है। जब अनन्या रुद्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी जाग रहा था और अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनन्या ने कहा। हाँ रुद्र, ये खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते। रुद्र ने जैसे ये बात सुनी वो अनन्या को घूरने लग जाता है। अब तो खाओगे ना? अनन्या ने कहा। हाँ। इतना कहकर रुद्र रोटी का निवाला तोड़ने लगता है। रुद्र जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ता है उसको याद आता है यूआईटी कॉलेज में उसका और तन्वी का कॉलेज की कैंटीन की कैनोपी में साथ साथ बैठना, जहां पर वो तन्वी के साथ बैठकर घंटों बातें करता रहता था। रुद्र और तन्वी कैंटीन की कैनोपी में बैठकर एक टिफिन में से खाना खा रहे थे। टिफिन के अंदर भिंडी की सब्जी और रोटियां थी। रुद्र, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तन्वी ने कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो क्या हुआ, तुम बना दिया करना। मैडम, मैं एक दिन बना सकता हूँ, 2 दिन बना सकता हूँ, पर रोज रोज थोड़ी ना बना सकता हूँ। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तो फिर अभी से प्रैक्टिस कर लो जली हुई रोटियां और सब्जियां खाने की। तन्वी ने रोटी का निवाला तोड़कर रुद्र के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का तो मैं जला हुआ भी खाने को तैयार हूँ। रुद्र ने तन्वी के हाथ का निवाला खाते हुए कहा, वैसे बस बोलने की बात है, शादी के बाद सब बदल जाता है। यदि एक भी दिन जली रोटी खिला दी तुम्हें तो तुम मुझे ताने लगाओगे। ऐसा नहीं है मेरी तन्वी, मैं एक बात बताता हूँ, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते। हो सकता है कि ज्यादा आंच और ज्यादा प्यार की वजह से वो जल गए हों, पर रोटी को प्यार से तो बनाया गया था ना, उसका स्वाद हमेशा अच्छा ही होगा, भले वो कितनी भी जल क्यों ना गई हो। ये रोटी कैसे जली ये तो समझ गई, पर ये जले हुए दिल की कहावत समझ नहीं आई मुझे। वक्त आने पर समझ जाओगी तन्वी। बताओ ना रुद्र, तन्वी ने प्यार से बोला। नहीं, मुझे नहीं बताना, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। चलो छोड़ो ये सब और चुपचाप खाना खाओ, बातों के चक्कर में खाना खाना ही भूल गए तुम तो। तन्वी ने रुद्र को रोटी खिलाते हुए कहा। रुद्र अपनी माँ और अनन्या के पास बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। खटखट खटखट खटखट। इतनी रात को कौन आया होगा? अनन्या ने कहा। पता नहीं, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र और अनन्या दोनों सोचने लग जाते हैं कि रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है। रुद्र और अनन्या नीचे जाने लगते हैं।
कोई दरवाजा इतने जोर जोर से खटखटाया जा रहा था कि घर में सभी लोगों की नींद खुल गई थी। जब अनन्या और रुद्र नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन, पीयूष, समीर, संतोष, आयशा, तन्वी और स्वाति सभी एक साथ नीचे खड़े थे। सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, कितनी रात में दरवाजे पर कौन होगा? रुद्र बेटा, इतनी रात गए कौन होगा? आयशा ने कहा। आप डरिए मत चाची, मैं देखता हूँ। रुद्र दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है। इतनी रात में कौन आ सकता है यार? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, समीर ने कहा। वो तो अब तभी पता चलेगा जब दरवाजा खुलेगा, अर्जुन ने कहा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ मैं। अंदर नहीं बुलाओगे? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। आओ ना। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है और उसी के पीछे एक व्यक्ति और आता है। जब घर वालों ने उन दोनों व्यक्ति को देखा तो सबको सांप सूंघ जाता है। वो दोनों पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाला अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अजय देशपांडे है और मैं जिले का इंस्पेक्टर हूँ। और मैं साहब का असिस्टेंट माखनलाल। अजय के साथ वाले आदमी ने कहा। सुना है यहाँ पर आज शादी होने वाली थी? अजय ने कहा। हाँ, पर हुई नहीं, रुद्र ने कहा। होती कैसे? दुल्हन जो भाग गई माखनलाल ने हंसते हुए कहा। दुल्हन भाग गई है या उसे गायब करवाया गया है, ये तो माखनलाल केस की तहकीकात करने पर ही पता चलेगा, अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र अजय की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। एक बात बताओ माखनलाल, यदि तुम्हारे घर की होने वाली बहू बीच मंडप से अचानक गायब हो जाए तो क्या तुम इन लोगों की तरह ही थोड़े बेचकर आराम से सोओगे? पुलिस को इत्तला नहीं करोगे क्या? देखिए, हम कल सुबह आपके पास आने ही वाले थे, संतोष ने हड़बड़ाते हुए कहा। सुबह तक तो बहुत देर हो जाती है अंकल जी, और आपको तो पता ही है इस गांव की औरतों के साथ क्या क्या होता है, अजय ने कहा। यदि हम आपके पास आते तो आप यही कहते कि जब तक दुल्हन के गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, रुद्र ने कहा। लगता है बहुत कानून पढ़ा है तुमने, पर शायद तुम भूल रहे हो कि ये शहर नहीं गांव है। गांव और शहर में बहुत फर्क होता है। हाँ पता है मुझे, पर क्या आप मुझे इतनी रात गए मेरे घर आने का कारण बताना चाहेंगे? यार, एक लड़की गायब हो गई है और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पुलिस क्यों आई है? इस केस की तहकीकात करने आए हम, माखनलाल ने कहा। पर केस किसने दर्ज करवाया? रुद्र ने कहा। हमारा नाम अजय पांडे है और हम इंतजार नहीं करते किसी के केस दर्ज करवाने का। अपने केस हम खुद ही दर्ज करवा लेते हैं। अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस पूछताछ में हमारी मदद करो और जो सवाल आप सभी से पूछा जाए उसका सही सही और सीधा सीधा जवाब दें। जी ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पूछिए आपको जो पूछना है, संतोष ने कहा। आपकी होने वाली पत्नी का क्या नाम था मिस्टर रुद्र? जी गौरी प्रजापति। अरे गौरी से याद आया, उसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कम से कम उन्हें तो रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। गौरी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, आयशा ने कहा। कोई रिश्तेदार तो होगा, माखनलाल ने कहा। जी नहीं, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आयशा ने कहा। ये तो और भी हैरानी करने वाली बात हो गई माखनलाल। अपराधियों ने सोचा ऐसी लड़की को गायब करो जिसका कोई रिश्तेदार ही ना हो, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएगा और कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? रुद्र ने कहा। मैं बस ये कह रहा था कि आपके पास लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। रुद्र सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी अर्जुन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे पुलिस वाला उससे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहा था। करेगा कैसे नहीं, दोस्त जो था मेरा था, मतलब बचपन में हम दोस्त थे और अब दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए? पर कैसे? वही तो मुझे नहीं पता यार, बचपन की बहुत सी बातें भूल गया हूं मैं। ये देख, मेरे सिर पर ये चोट का निशान देख रहा है? जब से बचपन में मेरे सिर पर लगा है बहुत सी बातें भूल गया मैं, और ऐसा ही निशान अभी वो अजय आया था ना, उसके सिर पर भी है। रुद्र ने अपना निशान दिखाते हुए कहा। रुद्र के सिर के बाईं साइड छोटा सा काला निशान था। उस निशान को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे गिरने के कारण लगा है या किसी ने उसको गहरा घाव दिया है। हाँ यार, मैंने तो उस निशान पर कभी गौर ही नहीं किया था। कैसे करता? मैं अपने बालों के पीछे से छुपा कर जो रखता था। पर यार मुझे ना ये अजय कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं दुश्मनी निकालने के लिए तो तुझे फंसा ना दे। भाई तू डर मत, और वैसे भी जब मैंने कुछ गलत काम किया नहीं तो मैं क्यों डरूं? यार तूने कोई गलत काम नहीं किया, पर तेरे परिवार के लोगों ने तो किया है ना। याद है आज से 18 साल पहले मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं पूर्वजों द्वारा किया गया पाप उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। यार प्लीज वो बात याद मत दिला। जब से बचपन में वो औरत वाला कांड हुआ था ना, मैं सो नहीं पाता था, तभी तो पापा ने मुझे शहर भेज दिया था। और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि पापा की अचानक मौत हो गई। पता नहीं पापा की मौत कैसे हुई थी, ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इसी वजह से तो माँ मुझे यहाँ इस गाँव में रहने नहीं देती थी, कहती रहती थी वो चुड़ैल मार देगी तुझे। क्या तू भरोसा करता है इन सब बातों पर? यार पागल हो रहा है क्या? पर माँ जो करने को बोलती है वो मैं कर लेता हूँ, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, क्योंकि तुझे पता तो है ना, कोई भी माँ कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी। वो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। हाँ ये तो सही कहा तूने। पर एक बात बता,
तुझे कैसे पता कि 18 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था मेघ गांव में? यार भूल गया तू? तुझे बताया था ना, यहाँ आते वक्त राम काका ने हमें कहानी सुनाई थी। लगता है राम काका तुझे मेरे बचपन के सारे राज बताकर ही मानेंगे, रुद्र ने हंसते हुए कहा। चल अब सोने चलते हैं, वरना बात करते करते यहीं सुबह हो जाएगी। हाँ चल। अर्जुन और रुद्र सोने के लिए जाने लगते हैं। सभी लोग सो चुके थे। संतोष आयशा एक कमरे में सो रहे थे, तन्वी, अनन्या और स्वाति एक कमरे में, और रुद्र, अर्जुन, पीयूष और समीर दूसरे कमरे में। भोर के 4 बज रहे थे और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। अर्जुन के बगल में ही समीर सो रहा था, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? समीर ने उठकर धीरे से अर्जुन से कहा। यार तलब लगी है। यार वो तो मुझे भी लगी है। तो फिर चलें? कहाँ चलें? बाहर पागल, यहाँ पर पिएगा क्या? हाँ चल, पर तेरे पास रखी तो है ना? हाँ भाई रखी है, पर यार गेट तो बंद होगा ना हवेली का, और यदि इतनी रात को खोला तो सब लोग जाग जाएंगे। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। हवेली के 2 गेट हैं, जो एक आगे खुलता है और एक पीछे। तो हम पीछे वाले गेट से बाहर जाएंगे, और वो गेट ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। तुझे कैसे पता कि हवेली के 2 गेट हैं? राम काका ने बताया था जब हवेली के बारे में पूछ रहा था। समीर और अर्जुन हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर चले जाते हैं। बाहर बड़ा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब निकल भी, समीर ने कहा। हाँ भाई निकलता हूँ, सब्र कर। अर्जुन अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकालता है। कौन सी ब्रांड लाया है? वही हमेशा वाली अमेरिकन। ये हुई ना बात। अर्जुन अपने मुंह में सिगरेट रखता है और उसे लाइटर से जलाने लगता है। यार तेरी आदत अभी तक गई नहीं क्या, रात में सोने से पहले सिगरेट पीने की? यार आदत बनाई इसलिए जाती है ताकि छोड़े ना, और तुझे तो पता ही है मैं लेखक हूँ। जब तक एक दो अंदर नहीं खींचता, कविताएं कागज पर नहीं उतरती। सही कहा है, दुनिया में हर कोई अलग रीजन से सिगरेट पीता है। कोई घर के स्ट्रेस के कारण, कोई नौकरी के कारण, तो कोई छोकरी के कारण। इन सब का तो ठीक है, पर तू क्यों पीता है? कोई शौक के कारण भी पीता है भाई, समीर ने हंसते हुए कहा। हाँ पर किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, वरना वो विनाश का कारण बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, समीर ने कहा। अर्जुन और समीर बातें ही कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीज ठोकने की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। यार तुमने आवाज सुनी? समीर ने कहा। हाँ यार सुनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े से कुछ ठोक रहा हो। ये आवाज तो आगे वाले गेट से आ रही है। हाँ सही कहा, चल देखते हैं। रुक यहीं, पीछे से चल, ये रास्ता आगे वाले गेट के पास ही जाता है। अर्जुन और समीर बड़े वाले रास्ते से आगे जाने लगते हैं। वो दोनों जब आगे पहुंचते हैं तो दूर से ही खड़े होकर देखते हैं रुद्र की चाची हवेली के दरवाजे की दीवार पर हथौड़े ये एक बड़ी और मोटी सी कील ठोक रही थी। ठक ठक ठक। अब ये रुद्र की चाची आधी रात को इस दरवाजे पर इतनी मोटी कील क्यों ठोक रही है, और करना क्या चाहती है? ये मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, समीर ने कहा। आज दिन कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। मंगलवार। पर क्यों? क्या चाची के हाथ में जिससे उन्होंने कील पकड़ी है उसमें रुद्राक्ष की माला भी है? हाँ। पर तू बताएगा, तू मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है? यार रुद्र की चाची कीलन प्रक्रिया कर रही है। ये कीलन क्या होता है? अब रुद्र की चाची एक हाथ से कील पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से हथौड़े की कील ठोक रही थी। वो एक ही मंत्र बार बार दोहराई जा रही थी। आस की कीलू, पास कीलू, अपनी काया जागदा मसान कीलू, बैठी कीलू छाया, इसर का कोट बर्मा की थाली, मेरे घाट पिंड का अनुमान, वीर रखवाला। यार तू बताएगा ये कीलन क्या है? समीर ने पूछा। कीलन का अर्थ है सुरक्षा कवच। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सुरक्षा कवच में बांधने की प्रक्रिया को कीलन कहते हैं, और बंधे हुए को मुक्त करने की प्रक्रिया को उत्कीलन कहते हैं। इस प्रकार को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन किया जाता है। इसमें आपके दरवाजे पर कील ठोक दी जाती है, पर ऐसा करने से बुरी आत्माएं आपको रोकती हैं, इसलिए हाथ में रुद्राक्ष पकड़कर मंत्र का जाप किया जाता है। पर रुद्र की चाची ये सब क्यों कर रही हैं? हो सकता है उन्हें डर हो कोई बुरा साया घर के अंदर न आ जाए। भाई ये गांव बहुत अजीब है। पहले दुल्हन कहीं अचानक गायब होना, और अब ये चाची का भोर में दीवार पर कील ठोकना। ये सब तो बस शुरुआत है समीर, आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, और मुझे तो लगता है अभी कहानी की शुरुआत भी नहीं हुई है।